Friends, तो टुडे वी स्टार्ट पॉलिटी और फर्स्ट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। तो अपन पॉलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पूरे सब्जेक्ट को किस तरह प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है उन सब में क्या डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ है। तो हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूरी तरीके से, मतलब एक किसी भी चीज़ को बनाने के पीछे उसका एक बेस रहा होता है, ठीक है। तो उस बेस की स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता है कि हम तुरंत इस बार बोल दें भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और सब बैठ गए और बना दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, धीरे धीरे कई सारे लॉ बनाए जाते हैं, फिर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाता है। तो अपन पूरा स्टडी करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पीछे जो बेस है वो क्या रहा है, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ और इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक है कई सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं। मान लीजिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है, कई सारे और अदर किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ लॉ बनाना है तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो ऐसी कई सारी स्टेट में जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है और उनके रेस्पेक्टिव चेयरमैन कंसिडर किए जाते हैं। तो कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि यूनियन कमेटी है तो उसके चेयरमैन कौन है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं यूनियन कमेटी के, और जो माइनॉरिटी के लिए जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार के जितनी भी कमेटियां बनी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है उसी की अपन बात करेंगे, और ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछी जाती है उसी के रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात करेंगे अपन आज, ठीक है। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कमेटी एंड चेयरमैन और रेस्पेक्टिव कमेटी के अंदर इस चैप्टर में सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद है मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी अलग से लिखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो टेक्निकल पोर्शन में जो नॉन टेक पूछा जाता है तो वो अपर लेवल का नहीं होता है, वो एक बहुत शॉर्ट लेवल में होता है कि जैसे आप देख लीजिए किसी टॉपिक के ऊपरी भाग से पूछा जाता है, ठीक है। और हम भी वहीं उसी पे बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल एनालिसिस क्यों, हमें यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, हमें जो हमारा 40% या 30% जो नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है उसे कवर करना है, ठीक है। और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं वो सब बताऊंगा, जो कमिटीज़ हैं उनके बारे में बताऊंगा, उससे बाहर कभी नहीं आने वाला, ठीक है। अब एक दो सवाल बाहर आ जाए तो उसका लोड लेना भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे सोर्सेज रहा होगा कि भाई अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो उसके लिए हमने देखा होगा, किसी और के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा होगा, कहीं से किसी लॉ को लिया गया होगा। जैसे हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुद सेल्फ मेड नहीं है, वो पूरा किसी न किसी तरीके से, कुछ लॉ ब्रिटेन से लिए गए हैं, कुछ लॉ अमेरिका से लिए गए हैं, कुछ लॉ साउथ अफ्रीका से लिए गए। तो उन सब के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कितने। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो 60 कंट्रीज़ को विजिट करके बनाया गया है, समझ रहे हैं आप। तो 60 कंट्रीज़ से विजिट किया गया और फिर वहाँ से जिस लगा कि इस कंट्री में ये लॉ है वो हमारे ऊपर सेट हो सकता है, ये लॉ हमसे रिलेटेबल है तो इस लॉ को हम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। उसके बाद जो 5th चैप्टर है इसमें अपन बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही चैप्टर है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है इसके अंदर अपन कंप्लीट आर्टिकल्स की बात करेंगे। इसके अंदर मैंने अलग से, देखिए आप, मैंने अलग से नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट अलग से स्टडी करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट अलग से करेंगे, पार्लियामेंट अलग से करेंगे, नहीं। हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो जो आर्टिकल आते जाएंगे और वो आर्टिकल जिससे रिलेट करते हैं उसी की डिटेल स्टडी वहीं पर करेंगे। इसलिए आप समझ लीजिए कि इसी चैप्टर को करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। मैक्सिमम जो ये पूरा पॉलिटी चैप्टर है वो इसी पर टिका हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। उसके बाद मैंने अलग से एक मिसलेनियस लिखा है। मिसलेनियस लिखने का मतलब क्या है कि देखिए कई ऐसी जजमेंट रहे हैं कोर्ट के, जिससे मतलब जो हमने कुछ लॉ बनाया है, ठीक है, और उस लॉ को कोर्ट के द्वारा उस लॉ को चेंज कर दिया गया हो या उसमें कुछ अमेंड किया गया हो, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन सब के जो कुछ MC मेहता केस हैं, ऐसे कई सारे केसेज हैं, उनकी स्टडी करेंगे और फिर बाद में वो लॉ किस तरह इम्प्रूव हुआ है, इम्प्रोवाइजेशन जो हुआ उसमें, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो 99th अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद आगे बात करेंगे, लेकिन मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल से बात करना चाहता हूँ। 99th अमेंडमेंट एक्ट है, वो आपको पता हो तो मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में लाया था ये 99 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 2014 में था ये, जब आए थे तभी। तो ये लॉ किससे रिलेटेड था? ये लॉ जो अमेंडमेंट था वो रिलेटेड था सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति को लेकर था, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया था,
ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्यों, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम पद्धति से होती है, ठीक है। तो जो कॉलेजियम पद्धति उसके थ्रू होती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि वो एक कमेटी बनाएगी और वो अपॉइंट करेंगे, एक पूरा मतलब गवर्नमेंट वो अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, कोर्ट को जो नियुक्ति है वो अपने थ्रू करना चाहते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी थी और इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे कुछ बहुत सारी पॉलिटी में ऐसे केसेज हुए हैं जिनके अपन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और वो सब किस में आएगा, वो मिसलेनियस के अंदर आएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं आज फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं ऑलमोस्ट 2 पार्ट या 3 पार्ट में कराऊंगा, ठीक है, ताकि हम थोड़े ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होगा और जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो अब देखो इस फर्स्ट चैप्टर पर अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए जो लॉ बनाया गया था जब हम ब्रिटिश, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग कुछ पहले छोटे छोटे लॉ बनाए गए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई लॉ बढ़ते गए, उसी के अकॉर्डिंग जो चेंज होते गए आगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। मैंने इसको देखो 2 ब्रॉड लेवल में डिवाइड किया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डाल दी, क्योंकि 1934 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की गई थी M.N. रॉय के द्वारा, इसलिए मैंने इसे बीच में डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि 1935 इसके बाद लॉ आ जाता है, तो इसकी मैं डिटेल आपको उस वक्त बताऊँगा जब मैं इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में। फिर अब देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मैंने बीच में क्यों डाला, क्योंकि ये भी 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, तो ये इस लॉ से पहले ही आया हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट डिस्कस कर लूँगा ताकि चीज़ें मुझे फिर आगे अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947, उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। तो ये सब पूरा हम कंप्लीट इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो बेस है वो क्या आ रहा है, वो इस सब के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट भाग में, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1770। देखो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि मैंने इसे पूरी कंप्लीट जो है ना इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का सोचा है, या 3 में होगा या 2 पार्ट में, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट है वो 1858 से लेके कोशिश करेंगे कि वो ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाए, क्योंकि मेरा सेकंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए, तो 2 पार्ट में करें। अच्छा मैंने यहाँ डिवाइडेशन यहीं पे क्यों किया है, तो आपको पता हो तो 1857 की क्रांति हुई थी 1857, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही है, ठीक है। मंगल पांडे 1857 की क्रांति। मैं यहाँ से इसलिए डिवाइड ताकि आपकी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। कैसे, क्योंकि इससे पहले आप देखो तो सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट इस प्रकार थे, लेकिन 1857 के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। क्यों, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की वजह से 1857 की क्रांति की वजह से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल एप्लीकेबल हो गया था इंडिया पे। क्राउन है वो डायरेक्ट रूल करने लग गए थे। उससे पहले वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अपनी मन चाहे जैसे तरीके से व्यापार कर रही थी, और वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल था इंडियंस के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करते थे, बहुत सब कुछ परेशानियाँ थी, ठीक है। लेकिन 1857 की क्रांति ने किसी न किसी तरीके से अंग्रेज़ों को भी एक रेड अलर्ट सिग्नल दे दिया था कि भाई अब लोग हैं वो विद्रोह करने लग गए। तो इस वजह से फिर थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ों में ईजनेस दी गई, ठीक है। तो वो सब चेंजेबल, तो आप कह सकते हो चेंजिंग जो फेज़ था वो 1857 की क्रांति थी। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि 1857 की क्रांति का जो मेन रीज़न है वो डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। अब क्यों वैसे डलहौजी ने, क्योंकि डलहौजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी, और जब भी चेंज होता है सिस्टम के अंदर तो फिर आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो विद्रोह होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और इसी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए इन सब के अब डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, अपन आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1857 क्रांति का रीज़न क्या है। मैं एक थोड़ा आपको आइडिया याद आसानी से रहे, कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा याद रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप उसे ट्रिकी बनाएंगे तो आसानी से धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अब अपन बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब उसमें क्या था देखो,
ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट। देखो यहाँ भी डायरेक्ट कंट्री को रेगुलेट करने की बात नहीं की जा रही है, ये मतलब पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत सारा पैसा है वो इंडिया से कमा रही है, वो हमें गवर्नमेंट को कितना पे कर रही है, इन सब के बारे में चर्चा होने लगी। तो वहाँ पर सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया जाए। ये लॉ डेफिनेटली इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लॉ आया है, ठीक है, जो इंडियंस के लिए था, ठीक है, किसी न किसी तरीके से इंडियन से रिलेट करता था ये। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला कदम था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उस टाइम जो ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। तो लॉर्ड नॉर्थ ने ही ये सबसे पहले एक्ट लाया था। तो ये आप कह सकते हो, कई बार सवाल भी पूछा गया है कि किस कमेटी के बेस पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। तो आप क्या लिखोगे, लॉर्ड नॉर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे ये लाया गया था इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ, ठीक है। अच्छा, उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो एक चीज़ आप, क्योंकि जब 1700 की बात करते हैं, 1700 से 1900 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अच्छे से रूल किया था 200 साल तक। तो अगर अपन बात करें तो 1773 के टाइम में बंगाल में ही सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, क्योंकि पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया में उनका कंट्रोल नहीं था। उस वक्त सबसे ज़्यादा उनका जो कंट्रोल था वो बंगाल में था। तो वहीं पे गवर्नर बनाया गया था किसको, रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 रेजिडेंसी पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। तो सबसे जो मेन इंडिया में उस वक्त जो कंट्रोल लेवल उनके कंट्रोल में जो जगह थी वो थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो इन 3 जगह पे उनका कंट्रोल हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर होता था बंगाल में उसकी जगह क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, ये पद बना दिया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब उसको वो इंडिया नहीं कहते थे, वो बंगाल का मतलब है कि उन्होंने जो उनके कंट्रोल में जो एरिया है उन सब का जो गवर्नर जनरल हेड होगा वो कौन होगा, वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। बाद में यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, ठीक है। अभी इनका पूरा कंट्रोल सिर्फ बंगाल और उसके आसपास की जगह पर है, पूरी तरीके से इनका कंट्रोल इंडिया पे नहीं है, ठीक है। तो वो जो पद का नाम वो यूज करते थे उस टाइम वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पूछा भी जाता है गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन थे, तो वारन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर को बंगाल कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस कमेटी की रिपोर्ट पे था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। अब सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 1774 में जैसे अपेक्स कोर्ट कहा गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। डायरेक्टली सवाल पूछा गया है कि कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। और अपेक्स कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, 1774 में। ये डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है हमारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। उस वक्त ये भी पूछा गया उस वक्त कितने जज थे, तो टोटल 4 जज थे। जब 1774 में अपेक्स कोर्ट का फोर्ट विलियम कलकत्ता में जब एस्टेब्लिश की गई थी तब टोटल 4 जजेस थे। और जो मेन चीफ जस्टिस थे उसका क्या नाम था, सर एलिजे इम्पे। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसके बाद आपको लूज सेंड से गो थ्रू होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कहीं से पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इससे ज़्यादा आप पॉलिटी जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए इससे ज़्यादा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी। उनको रेगुलेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी के बेस था, ठीक है। उसके बाद एपेक्स कोर्ट की बात करती है 1770, सर एलिजे इम्पे थे और 4 टोटल जजेस थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए लाया गया था कि देखो अब जो ब्रिटिश रूल था उसमें 2 एक्टिविटीज़ थी। एक तो पॉलिटिकल फंक्शन था, एक तो कंट्री को कंट्रोल करना था धीरे धीरे, तो पॉलिटिकल फंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि लोगों को किस तरह डिवाइड किया जाए, भाई ये प्रेसिडेंसी अलग है, ये प्रेसिडेंसी यहाँ कंट्रोल कौन करेगा, इस तरीके के लिए पॉलिटिकल फंक्शंस की ज़रूरत थी। और एक था वहाँ व्यापार करना, और व्यापार करने के लिए कमर्शियल कमर्शियल फंक्शंस की ज़रूरत थी। तो अब इन कमर्शियल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया गया जिसे क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनाया गया जिनका काम क्या था, कमर्शियल फंक्शन को कंट्रोल करना। और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनका काम क्या था, सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे। तो इस तरह 2 पार्ट में
डिवाइड कर दिया। ये कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सर कई बार सवाल पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, वो उनका काम क्या था और ये कब आए थे? तो ये कब आए थे? 1784 में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या थी कि सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया टर्म, पहले तो यही कहते थे कि इंडिया, हम फ्रीडम तो नहीं थे, लेकिन मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि पहले इंडियंस कहते थे, इंडिया कहते थे, लेकिन फिर ब्रिटिश का कंट्रोल होने लगे, तो फिर आप कॉमन सी बात है वो यूज करेंगे टर्म ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल पूछा गया डायरेक्ट, ब्रिटिश इंडिया टर्म कब यूज किया गया? 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं चार्टर एक्ट की। अब देखिए चार्टर एक्ट, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चार्टर एक्ट 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, उसके +20 ईयर में सेकंड चार्टर एक्ट आया था, वो कब होगा? 1813। उसके फिर +20 ईयर्स में थर्ड चार्टर एक्ट 1833 में, उसके फिर +20 ईयर में 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट आया था। तो टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। ठीक है, और आपको याद करने के बहुत इजीली याद हो जाएंगे, +20 ईयर्स करते जाइए, चार्टर एक्ट अगले आते जाएंगे। और आपको पता है 1853 के बाद 1857 की क्रांति हो गई थी, तो फिर क्रांति के बाद चार्टर एक्ट खत्म होने लग गए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया था 1858 में, जहाँ ब्रिटिश रूल डायरेक्ट होने लग गया। तो ये चीज़ें आसानी से याद हो, इस तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस दिया। ठीक है, अच्छा अपन बात करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट चार्टर एक्ट है तो उसके अंदर क्या बात की गई? तो 1793 में 1793 में जो फर्स्ट चार्टर एक्ट था, वहाँ पर ये बात की गई थी कि जो इंडियंस में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनको जो सैलरीज है वो कहाँ से प्रोवाइड की जाएगी? वो इंडियन रेवेन्यू से प्रोवाइड। पहले क्या होता था कि यहाँ से व्यापार कर लिया जाता था, यहाँ से सामान चला जाता था, पैसे वहीं पे वहाँ पे आते थे, वहाँ से फिर वो फंड अलॉट किया जाता था कि भाई अब इनको ये पैसे देने हैं। फिर तय किया गया कि वहाँ से फंड क्यों लिया जाए, यहीं से अलग से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करके उसी को फिर वो जो सैलरीज है वो प्रोवाइड कर देंगे उन मेम्बर्स को डायरेक्टली। ठीक है, तो सबसे पहली बार इंडियन रेवेन्यू से ये सैलरीज दी जाती थी किनको? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। ये कहाँ तय किया गया? चार्टर एक्ट 1793 में। उसके बाद जो ये फर्स्ट चार्टर एक्ट है वो बात होगी। अब +20 ईयर्स के बाद सेकंड चार्टर एक्ट है, जिसकी अपन अब बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड चार्टर एक्ट 1813। 1813 में सेकंड चार्टर एक्ट आया। सेकंड चार्टर एक्ट में देखो, हर एक चार्टर एक्ट में कुछ न कुछ 1-2 ऐसी पॉलिसीज़ लगाएगी और वही पॉलिसीज़ अपने को याद रखनी है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। चार्टर एक्ट के रिलेटेड तो ये सवाल कई बार आया हुआ है। 4 इधर ABCD इधर बना दिए जाएंगे, उधर आपको सन दे दिए जाएंगे चार्टर एक्ट के। फिर इनके कुछ जैसे फर्स्ट चार्टर एक्ट पूछ लो, या फिर ये सैलरीज वाला पूछ लो, या पूछ लेंगे कि ट्रेड मोनोपोली को कब ख़त्म किया गया, तो कौन से चार्टर एक्ट, तो वो मिलान करने वाले सवाल आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो चार्टर एक्ट सेकंड चार्टर एक्ट था 1813 आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? सबसे पहले ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे जहाँ इनका रूल था ब्रिटिश रूल, तो वहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ये तय था। लेकिन फिर इसको ख़त्म किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले व्यापार नहीं करेगी, मार्केट को ओपन किया गया। और फ्रेंच कंपनीज हैं, डच कंपनीज है, कई सारी कंपनी हम पे रूल कुछ टाइम के लिए सब ने, शॉर्ट पीरियड के लिए सब ने रूल्स किया था। ठीक है, तो उन सब कंपनीज़ के लिए ओपन कर दिया था। ठीक है, व्यापार करना, तो यही भी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, एक तरफा जो व्यापार था उसको ख़त्म कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाने का काम किया गया कब? चार्टर एक्ट 1813 में। इसमें अलग से स्पेसिफाई किया उन्होंने, क्योंकि क्रिश्चियंस बहुत कम थे, मेजॉरिटी हिंदू और मुस्लिम थे इंडिया में, तो फिर क्रिश्चियन मिशनरीज सबसे ज़्यादा फैलाई गई चार्टर एक्ट 1813 में, जिसकी बात यहाँ की गई है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फिर वापस +20 ईयर्स के बाद चार्टर एक्ट, थर्ड चार्टर एक्ट 1833। चार्टर 1833 में क्या था कि अब देखो हम बात कर रहे हैं कहाँ से? 1773, मतलब 1773 से अब अपन आ चुके हैं 1833। तो ऑलमोस्ट कितने हो गए? 60 ईयर्स की बात करें तो 60 ईयर्स में आप सोचिए, यहाँ पे ब्रिटिशर्स मतलब व्यापार शुरू कर रहे थे, इसने पहला लॉ बनाने की कोशिश की थी। और 60 साल में आप सोचिए ब्रिटिशर्स ने कितना सारा अपना व्यापार और अपना जो राज्य है वो कितना फैला लिया होगा, उन्होंने अपना कंट्रोल एरिया है वो कितना बढ़ा लिया होगा। ठीक है, तो फिर क्या इन्होंने तय किया कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, क्योंकि उस टाइम वो बंगाल के आसपास जो रीजन है वहीं पे वो रूल कर रहे थे, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में फैल चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अब उन्हें लगने लग गया कि उनका कंट्रोल ऑलमोस्ट इंडिया पे हो गया है। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नया एक पद बना दिया। ठीक है, और उसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, पहला जो आपने देखा हो
फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं, उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी व्यापार की, वो सब ख़त्म कर दी। ठीक है, 1833 में। और सबसे पहले गवर्नर जनरल्स की जो गवर्नमेंट थी उसको क्या कह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडियन काउंसिल उनके जो मेंबर थे उनको क्या कह दिया, इंडियन काउंसिल। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब उनका पूरा कंट्रोल हो गया, तब वो कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में एक गवर्नमेंट चला रहे एक तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं लास्ट चार्टर एक्ट जो कि 1853 आफ्टर वही +20 ईयर्स के बाद आता है लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक, तो अब अपन बात करने वाले लास्ट चार्टर एक्ट की। +20 ईयर्स 1833 के बाद ये आया था लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट चार्टर एक्ट था वो किसके बेस पे था, डलहौजी के बेस पे। देखो आपको अगर याद करने का बहुत शॉर्ट ट्रिक यही है कि आपके दिमाग में हमेशा 1853 से पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, सॉरी, 1857 में क्रांति हुई थी, और वो क्रांति होने का उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। सॉरी, 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है, जब रिवॉल्यूशन होता है तो उसके पीछे एक थोड़ा प्रॉपर रीज़न होता है। और रीज़न होने का मतलब कि आप किसी चीज़ को लगातार आप किसी को परेशान करोगे तभी वो विद्रोह करेगा, अदरवाइज आप उसे आसानी से भाई कोई दिक्कत ही नहीं आने दोगे तो वो विद्रोह क्यों करेगा। तो वही सीन होता है। डलहौजी ने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों पे चेंजेस कर दिए थे। डलहौजी का जो रूल था वो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ठीक है, क्योंकि डलहौजी ने एकेडमिक चेंजेस कर दिए थे जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। ठीक है, डलहौजी का आपने वो एक देखा होगा जिसमें झांसी की रानी, जिसमें ये था कि अगर वारिस नहीं है तो फिर वो कंट्रोल डायरेक्ट कर लेंगे, जो ब्रिटिश है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेंगे वहाँ पे उसका स्टेट पर। तो ये सब ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया था। ठीक है, तो आप सीधा से कह सकते हो 1853 चार्टर एक्ट वो किसके बेस पे था, लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने एकेडमिक चेंज किए थे। उसके बाद क्या, लॉर्ड डलहौजी ने एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया था बंगाल के लिए। ठीक है, बंगाल के लिए अलग सेपरेट गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। उन्होंने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। ऐसी बहुत सारी सीक्वेंसेस थे जो डलहौजी ने लगातार चेंज किए थे एकेडमिक में, जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति का बेस माना गया। तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। इन्होंने जो कंपनी में जो रिक्रूटमेंट होते थे वो डायरेक्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम से, कई सारी अच्छी चीज़ें भी थी, कई सारी गलत चीज़ें भी थी। लेकिन सिस्टम में जब चेंज होता है तो दोनों पर्सन्स होते हैं। मान लीजिए कि किसी सिस्टम में कोई लॉ को चेंज किया गया तो उसको फॉलो करने वाले भी होंगे और उसको चेंज करने में उसके सपोर्ट में भी कई लोग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें उसी वक्त भी आई थी और यही 1857 क्रांति का बेस बना था। तो ये यहाँ तक बात हो गई 1853 जो लास्ट चार्टर एक्ट था लॉर्ड डलहौजी के टाइम का। ठीक है, इसके बाद के जो 1857 के बाद हम जानते हैं कि फिर गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी, ब्रिटिश ने जब देखा, ब्रिटेन ने प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई इतना बड़ा क्रांति हो गई है, अब क्या किया जाए, इंडिया मतलब अपने हाथ से निकल रहा है। तो ये सब देखते हुए फिर उन्होंने पता किया अपनी कुछ कमेटियों की रिपोर्ट से कि भाई वहाँ क्या दिक्कत हुई। तो उन्हें पता चला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर कर रही है। इसी वजह से फिर डायरेक्ट क्राउन रूल आया था। डायरेक्ट राजा लगा भाई अपने ही वहाँ नियम चलने वाले हैं। ठीक है, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी सबको भगाओ, इनका राज ख़त्म करो। तो फिर जब डायरेक्ट क्राउन रूल आया तो फिर आप जानते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी ब्रिटेन में क्राउन रूल ही चल रहा था तो वहाँ के लोग तो इतने परेशान नहीं थे क्योंकि वो सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे। तो फिर डायरेक्ट क्राउन रूल आने की वजह से ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 का। ठीक है, और इसके अंदर इंडिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस दी गई थी, जिसके अपन आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको पूरी क्लास पढ़ाई है वो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, अब आपको देखो याद करने का एक सीधा, पॉलिटी को याद करना बहुत आसान है, कोई ऐसा बड़ी तोहफ़ नहीं है कि आप इसको नहीं पढ़ सकते। देखो आप कैसे कर, मैंने आपको क्या कहा, आप सीधा लिखो 1773 में, उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था, उसके बाद 1793 में फर्स्ट चार्टर एक्ट, फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1813, आफ्टर 20 1833, आफ्टर 20 1853, फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप डायरेक्ट लिख दो, ये रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, आप जानते हो लॉर्ड नॉर्थ की कमेटी बेस पे थे। फिर जो पॉइंट है वो क्विक रिवीजन में ले लीजिए उसको। ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट है जहाँ कोड ऑफ डायरेक्टर और
बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ब्रिटिश इंडिया टर्म यूज़ किया गया था। फिर 17 ये फर्स्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है, सैलरीज दी जाती थी इंडियन रेवेन्यू से। फिर 1813 में जाइए, ये सेकंड चार्टर एक्ट था, आफ्टर 20 ईयर्स आया था। फिर इसमें आप कह सकते हो कि क्रिश्चियन मिशनरीज को फैलाया गया, ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म किया गया। फिर थर्ड चार्टर एक्ट था जिसमें बात की गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, विलियम बेंटिक आए थे। फिर 1853 में बात करते हैं तो डलहौजी की रिपोर्ट पे था, लास्ट चार्टर एक्ट था, डलहौजी की रिपोर्ट के बेस था। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया, ये सब इस पर एकेडमिक चेंज किए गए, ये सब इस पर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो इस तरह आप जो जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है एक क्विक रिवीजन अपने दिमाग में रखिए और इसके रिलेटेड जो पॉइंट है उनको भी अपने दिमाग में क्विक रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि आपको पॉलिटी का फर्स्ट सेशन आज प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट सेशन इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब आप देखिए कि आपका मुझे जहाँ भी आपको कुछ दिक्कत दिखती है इस चैनल में कि वीडियोस में, कहीं वॉइस में या फिर कुछ कंटेंट में आप चाहते हो कि वहाँ और ज़्यादा डिटेल्स मिले, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। चलिए, थैंक यू। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।